सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग तर्फे आयोजित ऑनलाईन अध्यापन तासिकेत आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण विभाग 5 उपयोगित लेखनाचा अध्ययन करूया. हम लोगों ने पहले भी इसका अध्ययन किया है, फिर से आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं. मुलांना आपल्या सर्वांना माहित असते, प्रश्न क्रमांक 5 आज 10 गुणांचा प्रश्न असतो. खालीलपैकी कोणत्याही 2 कृती पूर्ण करा. तुम्हाला 3 कृती दिली जातील आणि त्या 3 कृतीपैकी तुम्हाला 2 कृती करणे गरजेचे आहे. प्रथम आहे जाहिरात लेखन, दुसरं बातमी लेखन आणि तिसरं आहे कथा लेखन. या 3 पैकी तुम्हाला परीक्षेत 3ही कृती दिले जातील आणि तुम्हाला कोणतीही 2 कृती करणे गरजेचे आहे. चला आज आपण करूया कथालेखन. कथालेखन म्हणजे काय? एखादी घडलेली घटना किंवा प्रसंग आकर्षक रीतीने कथा रूपात सांगणे म्हणजे कथालेखन. जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी घटना को या किसी भी प्रसंग को आकर्षक रूप से कथा के रूप में बताना ही कथा लेखन होता है. ठीक है. जैसे हमने कोई घटना देखी या फिर कोई प्रसंग हमारे साथ हुआ, तो उस प्रसंग को किस प्रकार हम दूसरों को बताते हैं, जिस आकर्षक रूप से आप दूसरों को वो प्रसंग बताते हैं या फिर वो घटना बताते हैं, तो वही होती है हमारा कथा लेखन. कथा लेखन, कथा ऐकायला, वाचायला, सांगायला सर्वांना आवडते. आणि मला मला खात्री आहे तुम्हाला सगळ्यांना पण कथा ऐकणे, कथा वाचणे आणि कथा सांगणे खूप आवडत असेल. तर कथा लेखन हा घटक आपल्या सृजनशील लेखकांना संधी देतो. कथा लेखन जो है हमारे सृजनशीलता को एक मौका देता है कि आप किस प्रकार अपने विचारों को सृजनशील बना सकते हैं, किस प्रकार आप किसी घटना को अपनी सृजनशीलता के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अलग अलग प्रसंगों के द्वारा, अलग अलग किस प्रकार आप उसको आकर्षक रूप से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, वही होता है हमारा कथा लेखन. कथा लेखन हा घटक आपल्या सृजनशील लेखकांना संधी देतो. जैसा मैंने आपको बताया, हमारे सृजनशील मतलब आपके सृजनशीलता को एक मौका मिलता है कि आप किस प्रकार उस घटना को और अच्छे से अच्छा हमें बता सकते हैं. कल्पना निर्मिती, स्वभाषित प्रकटीकरण या कौशल्यांचा विकास. मतलब कथा लेखन के द्वारा हम कई चीजों का अपने अंदर विकास कर सकते हैं. जिस प्रकार हमारी कल्पना है, कल्पना का हम नया नया विकास कर सकते हैं. नवनिर्मिति मतलब नए नए किस प्रकार आप नए नए शब्दों के द्वारा, नए नए घटनाओं के द्वारा, नए नए प्रसंगों के द्वारा आप किस प्रकार लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं. आणि कथा लेखनाच्या योग्य सरावातून उत्तम कथा लेखक पण घडू शकतील और अच्छे से अच्छे आप कहानी लिख के एक बहुत अच्छे कथा लेखक भी आप बन सकते हो. जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, अलग अलग लेखकों के द्वारा हम कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो हम भी किस प्रकार उन लेखकों की तरह एक अच्छे कथा लेखक, अच्छे उपन्यासकार बन सकते हैं. तो ये चीज आप कथा लेखन के द्वारा सीख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि जैसे हम कथा लेखन करते हैं, तो कथा लेखन के द्वारा हम अपने अंदर के नए नए विचारों को डालते हैं, नए नए भावनाओं को डालते हैं, जिस प्रकार हम अपने बातों को पाठक के सामने अच्छे से अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं. कथा कथा बीजापुर कथा की जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, नवी में पढ़ा होगा आपने कि किस प्रकार कथा के अलग अलग प्रकार होते हैं. ठीक है. जैसे शौर्य कथा, विज्ञान कथा, बोध कथा, ऐतिहासिक कथा, रूपक कथा, विनोदी कथा, धार्मिक कथा आणि सामाजिक कथा, असे विविध प्रकारचे आम्ही विविध प्रकार आम्ही कथा लेखनाचे ऐकतात आणि सांगतात आणि वाचतात सुद्धा. चला आता आपण बघूया कथा लेखन हा प्रकार वेगवेगळ्या पद्धतीने कसा विचारला जातो. आपल्या परीक्षेत कथा लेखन कथा कोणत्या प्रकारात येतात. खालीलपैकी कथा लेखन हा प्रकार वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो. तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की कथा लेखन हा 5 गुणांचा येतो. जैसा कि अभी हमने देखा था इसमें कि 10 नंबर के प्रश्न क्रमांक
5 का जो आ है वो 10 नंबरों के लिए आता है, इसमें 3 कृतियां आपको दी जाती है, 3 में से कोई भी 2 आपको करनी है, ठीक है। जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। तो इसके आधार पे हम जब कथा लेखन करते हैं तो कथा लेखन जैसा आपके बताया गया कि आपको 10 में से कोई 10 नंबर आएंगे, आपको कोई 2 कथा वो करनी है, कृतियां करनी है, ठीक है। तो इन 2 कृतियों में से आप कथा लेखन ले सकते हो, जाहिरात लिख सकते हो या बातमी लेखन, मतलब कोई भी 2 आपको करनी है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे परीक्षा में कथा लेखन किन किन प्रकारों से आता है। खालील कथा लेखन प्रकारापैकी एक परीक्षेसाठी येणार। जैसे आपको यहाँ पे कई प्रकार दिए जाएंगे, उन सभी प्रकारों में से कोई एक प्रकार आपको कथा लेखन का एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला है हमारा है कथा बीजावरून कथा लेखन। कथा बीजावरून, कथा बीज ही कल्पतेवर आधारित कला, कथा बीज कथेचा प्राण असतो। तुम्हाला सगळ्यांना माहित असते कथा बीज हा कथेचा प्राण असतो, कथेचा गाभा असतो। जैसा भी हमें कथा लेखन कथा बीज के रूप में कैसे दिया जाएगा कि आपको कुछ एक सारांश दिया जाएगा कथा का, मुख्य बोलते हैं ना, मुख्य एक आशय दिया जाएगा, उस आशय के आधार पे आपको अपनी कथा को पूर्ण करना है, जैसे हम कहते हैं कथा बीजावरून कथा लेखन। दुसरा जर शीर्षकावरून कथा लेखन, तुम्हाला एक शीर्षक दिलं जातील परीक्षेत आणि त्या शीर्षकावरून तुम्हाला कथा लेखन करायचं आहे। कोणताही एक शीर्षक द्यायचं आणि शीर्षक असला आपका शीर्षक इस प्रकार का होगा कि आपके शीर्षक के द्वारा ही आपकी कथा की कल्पना जो है आपके दिमाग में आ जाएगी। तिसरा है दिलेल्या शब्दावरून कथा लेखन, तुम्हाला काही 4 से 5 शब्द दिले जातील आणि त्या शब्दावरून तुम्हाला कथा लेखन करायचं आहे। फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला असं दिले जातील, काही तुम्हाला शब्द दिले जातील, जसं तुम्ही एक उदाहरण देते मी, रामराव, गावाचे सरपंच, 2 भाऊ, जमिनीवरून वाद, रामरावांची युक्ती, म्हणजे असं असं तुम्हाला काही शब्द दिले जातील आणि त्या शब्दावरून तुम्हाला कथा लेखन करायचा आहे। चौथा आहे अपूर्ण कथा पूर्ण करणे। अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा सुरुवात दिलेली असेल किंवा अपूर्ण कथेची सुरुवात लिहा शेवट दिलेला असेल, तुम्हाला हे जे प्रकार आहे 2 रीतीने विचारल्या जातील। प्रथम अपूर्ण कथेचा शेवट लिहा, तुम्हाला सुरुवात दिले जातील आणि तुम्हाला शेवट लिहायला असेल, किंवा अपूर्ण कथेची सुरुवात तुम्हाला शेवट दिले जातील आणि तुम्हाला सुरुवात लिहायचा असेल, अशा प्रकारे तुम्हाला हे प्रकार दिले जातील। पांचवा है मुद्द्यावरून कथा लेखन। अब यहाँ पर आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, ठीक है, काही मुद्दे दिले जातील आणि त्या मुद्द्यांवर आधार तुम्हाला कथा लेखन करायचं आहे। जसं एक उदाहरण आपण बघूया, गावाचा तलाव, उत्साही मुले पोहत पोहत आतमध्ये जातात, रोहन थकतो, असा काही तुम्हाला मुद्दे दिले जातील आणि त्या मुद्द्याच्या आधारे तुम्हाला कथा लेखन करायचा आहे। आता आपण बघूया कथा लेखन करताना पुढील बाबी अवश्य लक्षात घ्या। आतापर्यंत आम्ही बघितलं कथा लेखन वेगवेगळ्या पद्धतीने कोणकोणत्या पद्धतीने आपल्या परीक्षेत येतील। आता आपण बघणार की आपल्याला कथा लेखन करता पूर्वी कोणकोणते बाबींच्या लक्षात घ्यायचं आहे, किन किन बातों का हमें ध्यान देना है कथा लेखन करने के पहले। जब भी हम कोई किसी आप किसी चीज को अगर शीर्षक उसके आधार से करेंगे, सीरियल के आधार पे करेंगे, मतलब क्रम के आधार पे करेंगे तो वो आपका जो है हमेशा सही होता है, ठीक है। जैसे कि पहला है कथा लेखनाच्या प्रकारानुसार दिलेले सर्व मुद्दे काळजीपूर्वक वाचा, त्या मुद्द्यांवरून कथेचा जो आराखडा लक्षात येतो तो आराखडा समजून घ्या। कथा लेखनाचा प्रकार जे ते प्रकार तुम्हाला दिले जातील परीक्षेत, त्या प्रकारानुसार दिलेले सर्व मुद्दे, जे काही मुद्दे तुम्हाला परीक्षेत दिले जातील, सर्व मुद्द्यांना तुम्हाला काळजीपूर्वक वाचन करायचं आहे आणि त्या मुद्द्यावरून कथेचा जो आराखडा, जो भी आप कल्पना आपके दिमाग में आती है, वो कल्पना आपको अच्छे से समझनी है और उसके आधार पे आपको उसमें कथा लेखन करना है। मतलब मुद्दे के आधार पे उसकी जो रूपरेखा है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए और उसी के आधार पे आपको अपनी कल्पना शक्ति को पूरी तरह से कथा लेखन में निकालनी है। दुसरा आहे कथेला योग्य शीर्षक द्यावे, तात्पर्य लिहावे आणि म्हणींचा वापर सुद्धा चालेल। बघा हा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे, कथेला योग्य शीर्षक द्यावे। जब
जेव्हा तुम्ही कथा लेखन करतात, नेहमी मुलं काय करतात, की कथा लेखन करतात, पण शीर्षक देणे विसरतात. हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. तुम्हाला शीर्षक द्यायचाच आहे. तात्पर्य लिहायचं आणि ज्यातून म्हणजे तुमच्या कथा जेव्हा शेवट येतो, तुम्ही कथा करतात, समाप्त करतात, त्यानंतर तुम्हाला तात्पर्य लिहायचा गरजेचा आहे. आणि म्हणीचा वापर और म्हणी मतलब इसे बोलते हैं, कहावतें बोलते हैं, ठीक है? आप इसमें कहावतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप आपको अपनी कथा को और रोचक बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उस इंटरेस्टिंग को बना अपनी इस पाठक को इंटरेस्ट को बनाने के लिए पाठक चाहता आप चाहते हैं कि आपका जो पाठक है वो आपकी कहानी को बहुत ध्यान से पढ़े, तो उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचि को बनाने के लिए आपको अपनी कथा में कुछ रोचकता डालनी होगी, और वो रोचकता आप कहावतों के द्वारा और मुहावरों के द्वारा डाल सकते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, शीर्षकावरून कथाच्या विषयाची कल्पना यायला हवी. जे काही शीर्षक तुम्ही लिहिलेलं असेल त्या शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कल्पना यायला हवी. मतलब आपका जो शीर्षक होगा, उस शीर्षक को पढ़ने के बाद ही पाठक के दिमाग में आपकी कथा की कल्पना आ जानी चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हो कथा में. आपकी जो कथा है उसका विषय क्या है, उसका आशय क्या है, ये चीज आप पाठक के दिमाग में आ जानी चाहिए. कहीं ना कहीं कल्पना उसके दिमाग में आ जानी चाहिए. कथा ही नेहमी भूतकाळात लिहावी. हम सभी जानते हैं कथा हमेशा हमें भूतकाल में लिखनी होती. जैसे आप हिंदी में लिखते हो, एक राजा था, उसके 4 बच्चे थे, ठीक है, चारों बहुत लड़ाई करते थे. तर आम्ही क्या क्या लिखते, हम थे करते हैं. उसी प्रकार त्याचप्रमाणे आपल्याला मराठीमध्ये एक राजा होता, त्याचे 4 मुले होती, असा तुम्हाला होता असा लिहायचा आहे, भूतकाळात लिहायचा आहे. तसेच त्या घटना आपण लिहितो त्याचा योग्य क्रम ठेवला गेला पाहिजे. त्या प्रकारे त्याचे परिच्छेद पाडावे. 3 से 4 परिच्छेद पाडावे. जो भी घटना आप लिख रहे हो, जो भी प्रसंग आप लिख रहे हो अपनी कहानी में, उसका योग्य क्रम होना चाहिए. मतलब कहाँ पे उसकी शुरुआत हो रही है, कहाँ पे मध्य हो रहा है और कहाँ पे उसका अंत हो रहा है. ये तीनों चीजें आपकी एकदम योग्य क्रम में होनी चाहिए. तो आपकी कथा बहुत ज्यादा रोचक बनेगी और पाठक का इंटरेस्ट आपकी कथा में बना रहेगा. त्या प्रकारे 3 से 4 परिच्छेद पढ़ावेत. आपको ध्यान रखना है कि आपकी कथा जो होगी वो 3 से 4 पैराग्राफ में होनी चाहिए. कथेची पात्र असतात, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील तर ते संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावे. बघा, कथेची पात्र असतात. अगर आपने कथा में पात्रों का उल्लेख किया है, आपने किसी पात्र के बारे में बताया है, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील और आपको अपने पात्रों के द्वारा कोई संवाद बोलना है, कोई संवाद लिखना है, तर ते संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावे. तो वो जो संवाद आपका होगा उस पात्र के अनुसार ही होना चाहिए. जैसे कि आप अगर राजा का दे रहे हो, किसी राजा के बारे में लिख रहे हो, तो राजा का संवाद किस प्रकार होना चाहिए, एक आज्ञाकार, जैसे राजा कैसे आज्ञा देता है, तो आज्ञा का आज्ञार्थी वाक्यों का आपको वहां पर प्रयोग करना है, ठीक है. जैसे आप कोई आश्चर्यजनक घटना बता रहे हो, तो वहां पे उद्गारार्थी चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना है. मतलब आपके पात्र जो है उस प्रकार के आपके संवाद भी होने चाहिए. फिर अगला पॉइंट है, वातावरणाची योग्य निर्मिती झाली पाहिजे. आपका जो कहानी है, आपका जो कथा लेखन है, उसकी वातावरण की योग्य निर्मिती, मतलब आपने जिस भी वातावरण की कहानी लिखी है उसका योग्य निर्मिती होनी चाहिए. मतलब उसका जो, जैसे आपने अगर गांव की कहानी लिख रहे हो या फिर किसी राजमहल की कहानी लिख रहे हो या फिर आप किसी शहर की कहानी लिख रहे हो, तो उस प्रकार का वातावरण आपकी कहानी में होना चाहिए. नंतरचा पॉइंट आहे, कथा लेखनाची शब्दसंख्या 80 ते 90 शब्द एवढीच असावी. कथा लेखन की जो आपकी शब्द संख्या है वो 80 से 90 शब्दों तक ही होनी चाहिए. मतलब बहुत बड़े आपको कहानी नहीं लिखनी है, 4-5 पेज की कहानी नहीं लिखनी है. आपको कहानी लिखनी है सिर्फ 3 से 4 पैराग्राफ में, 3 से 4 परिच्छेद से कहा कथा लेखन असली पाहिजे. नंतरचा पॉइंट आहे, कथेची भाषा साधी, सोपी आणि प्रभावी असावी. आप जो कथा लेखन करोगे उसकी जो भाषा होगी वो बिल्कुल सीधी, सोपी, सोपी म्हणजे आसान,
इसको हिंदी में हम आसान कहते हैं, आणि प्रभावी असावी, मतलब ऐसी भाषा का उपयोग करना है जिसका आप पाठक जो आपका पाठ पढ़ेगा स्टोरी, उसके समझ में वो आपकी जो लाइन है, वो जो वाक्य है वो समझ में आने चाहिए। बहुत बड़े-बड़े और बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल, भारी अ, भाषा का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। जैसे आपने अगर गाँव का किसी कहानी लिखते हैं, तो गाँव की बोली भाषा कैसी होती है, उस प्रकार की भाषा आपको इस्तेमाल करनी है। कधी-कधी चित्र आणि काही शब्द किंवा काही वाक्य यांची सांगड घालून दिलेली असते आणि फक्त त्यावरून आपल्याला कथा पूर्ण करावी लागते। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई चित्र या फिर कोई शब्द दे सकते हैं या फिर कुछ वाक्य दे सकते हैं और उन्हीं के अनुसार आपको अपनी कथा लेखन करनी है। फक्त त्यावरून आपल्याला कथा पूर्ण करावी लागते। मतलब कुछ चित्र आपको दे सकते हैं, जैसे किसी किसान का चित्र दे दिया, तो उस किसान के ऊपर आपको कहानी लिखनी होगी, ठीक आहे? शेतकऱ्याचं चित्र दिलं असेल, नाहीतर काही असं चित्र दिलं असेल, राजाचे चित्र दिले असेल आणि त्या चित्रावरून आपल्याला कथालेखन करायचा आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कथालेखन हा प्रकार विचारला जाऊ शकतो आणि ते सर्व नीट लक्षात घेऊन आकर्षक पद्धतीने ही कृती आपल्याला सोडवावी लागते. इस प्रकार हमें अलग-अलग प्रकार की कथा लेखन में से कोई भी एक कथा लेखन का प्रकार हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है आणि ते सर्व नीट लक्षात घेऊन एकदम अच्छे से ध्यान देते हुए सारी बातों का ध्यान आपको रखना है और उन बातों का ध्यान रखते हुए आकर्षक पद्धतीने ही कृति आपल्याला सोडवावी लागते। ज्यादा से ज्यादा आकर्षक पद्धति से हमें इस कृति को करनी है। चला आपण प्रथम बघूया मुद्द्यांच्या आधारे कथा पुन्हा. आता आपण काही उदाहरणे बघूया. मुद्द्यांच्या आधारे कथा पूर्ण करा. बघा इथे काही मुद्दे आपल्याला दिले जातील. मुद्दे: रामू गरीब मुलगा, शाळेत जाण्याची आवड, लहान मुलाला सांभाळण्याचे काम, शाळेजवळ जाऊन खेळवणे, खिडकीतून शिक्षकांचे शिकवणे ऐकणे, रात्री सर्व झोपल्यावर पाठांतर, शिक्षणाधिकाऱ्यांची शाळेला भेट, मुलांना प्रश्न विचारणे, मुले गप्प, रामूचे खिडकीतून उत्तर देणे, अधिकाऱ्यांनी बोलावणे, मोफत शिक्षणाची परवानगी देणे, रामूला आनंद, बोझ। देखिए तुम्हें मुद्दे, अब यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों के आधार पे आपकी जो जब मुद्दे जो आप पढ़ेंगे उसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और उसी के आधार पे कहीं न कहीं कल्पना आपके दिमाग में आ गई होगी। जैसे कि आपको थोड़ा-सा हिंदी में बताती हूँ। रामू गरीब मुलगा, रामू नाम का एक गरीब लड़का है। शाळेत जाण्याची आवड, उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था। लहान मुलाला सांभाळण्याचे काम, उसे एक काम दिया गया छोटे से बच्चे को संभालने का। शाळेजवळ जाऊन खिलौने, और वो उस बच्चे को लेके स्कूल के पास ही एक स्कूल था, वहीं वो जाता था उसके साथ खेलने के लिए। खिडकीतून शिक्षकांचे शिकवणे ऐकणे, और वहीं खिड़की के पास स्कूल के पास जाता था, वहीं खिड़की के नीचे बैठ के जो भी टीचर पढ़ाते थे उसको ध्यान से सुनता था। रात्रि सर्व झोपल्यावर पाठांतर, और रात को जब सब सो जाते थे उन्हीं चीजों को याद करता था कि आज मैंने क्या-क्या पढ़ा था। शिक्षणाधिकाऱ्यांची शाळेला भेट, एक बार शिक्षण अधिकारी ने स्कूल में विजिट की, मुलांना प्रश्न विचारने, सभी बच्चों को उन्होंने प्रश्न पूछे, मुले गप्प, सभी बच्चे एकदम शांत, किसी को उत्तर नहीं आ रहा था। रामूचे खिड़कीतून उत्तर देणे, जैसा कि हमने देखा था कि रामू रोज स्कूल के पास वहीं खिड़की के नीचे बैठता था, तो उसने सारे प्रश्न सुने और वहीं से उसने उत्तर भी दिए। अधिकाऱ्यांनी बोलावणे, मोफत शिक्षणाची परवानगी देणे, उन अधिकारियों ने उन्हें अंदर बुलाया और उनको फ्री एजुकेशन का परमिशन दिया, मतलब मुफ्त शिक्षा को उसको अवसर दिया। रामूला आनंद, बोझ, रामू को बहुत आनंद हुआ क्योंकि उसको पढ़ना, स्कूल जाना बहुत पसंद था और ये चीज उसको अंत में मिल गई। आणि त्यानंतर आपल्याला बोध लिहायचा म्हणजे तात्पर्य लिहायचा आहे। चला, जैसा कि हमने देखा था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शीर्षक। हमें शीर्षक काय लिहिलं, शिक्षणाची आस, मतलब पढ़ाई के प्रति लगन। रामू गरीब मुलगा होता, शाळेत जाऊन शिकावे असे त्याला खूप वाटे। रामू एक गरीब लड़का था, स्कूल जाके पढ़ाई करना ऐसा उसको बहुत अच्छा लगता था, पर शिकण्यात शाळेत गेले तर आईला मदत कोण करणार,
लेकिन उसके सामने क्या समस्या थी, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरी माँ का काम में मदद कौन करेगा। देखो कितना उसका वैसा बच्चा था कि अपनी माँ की हेल्प करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। पढ़ाई जाना उसने सोचा, पढ़ाई जाने से अच्छा मैं अपनी माँ की मदद कर दूं। एका लहान मुलाला सांभाळण्याचे काम आईने त्याला दिले होते। जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहीं उसने अपने बेटे को भी काम दिला दिया, एक छोटे से बच्चे को संभालने का। ती त्याच घरातील घरकाम करत असे। वो महिला उसी घर में घरकाम करती थी। जवळच एक शाळा सुद्धा होती और वहीं पास में ही एक स्कूल भी था। रामू त्या छोट्या मुलाला घेऊन शाळेजवळ येई और रामू जो था उस छोटे से बच्चे को लेके उस स्कूल के पास जाता था। मुलाला तिथे खिड़की जवळ खेळवत असे और वहीं खिड़की के पास उसके साथ खेलता था। पर त्याचे कान असत शिक्षकांच्या शिकवण्याकडे, लेकिन उसका जो ध्यान था, उसके जो कान थे वो पूरी तरह से शिक्षक के पढ़ाने पर रहते थे। मतलब बच्चे का ध्यान तो देता ही था वो, साथ ही साथ अपना पूरा ध्यान वो पढ़ाई पर भी लगाए रहता था। दिवसभर ती जे काही ऐकत असे त्याची रात्री पाठांतर करत असे। देखो हमने मुद्दों में देखा था, ठीक है, आपने जो मुद्दे देखे थे उसमें आपने आप ध्यान दिया था इस चीज को। रात्रि सर्व झोपल्यावर पाठांतर, मतलब रात को सोने के बाद वो सारी बातों का पाठांतर करता था। एक दिवस शाळा तपासणीसाठी शिक्षण अधिकारी आले। एक दिन स्कूल के विजिट के लिए, स्कूल के तपासणी के लिए वहां पर शिक्षण अधिकारी आए। त्यांनी मुलांना काही प्रश्न विचारले। उन्होंने बच्चों को कुछ प्रश्न पूछे। मुलांना उत्तर आले नहीं और बच्चों को प्रश्न नहीं आए। ती गप्प होती। देखो किस प्रकार हमने यहाँ पे विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है। मुलांना उत्तर आले नाही, इथे आम्ही स्वल्प विरामचा वापर केला आहे आणि नंतर ती गप्प होती, इथे आपण पूर्ण विरामचा वापर केला आहे। रामू ने झटकन खिड़की जवळ येऊन उत्तर दिले। तुरंत उसने खिड़की के पास आके उत्तर दे दिया। अधिकाऱ्यांनी त्याला आत बुलावले व शाबासकी दिली। अधिकारी ने उसे अंदर बुलाया और उसके जवाब के लिए, उसके आंसर के लिए उसे शाबाशी दी। रामूची शिक्षणाविषयी तळमळ पाहून त्यांनी त्याची मोफत शिक्षणाची सोय केली। अब यहाँ पे देखो शिक्षणाविषयी तळमळ, एक वाक्य प्रचार है, तड़मड़ ऐसे नहीं, मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा व्याकुल होना, बहुत ज्यादा अ, ललक उसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा वो करना, तल्लीन रहना। शिक्षण के प्रति उसकी तड़मड़ देख के, उसकी इस इच्छा को देख के त्यांनी त्याची मोफत शिक्षणाची सोय केली। उन्होंने इसके लिए मुफ्त शिक्षण का सुविधा किया। रामूला फार आनंद झाला, उसको बहुत खुशी, जो वो चाहता था वो चीज उसे मिल गई थी। तात्पर्य, एखाद्या गोष्टीची मनात तीव्र इच्छा असली तर ती गोष्ट मिळू शकते। अगर कोई चीज का आपके मन में बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है तो आप उस चीज को पा सकते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो आप उस चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यही चीज रामू के साथ भी हुआ। उसको बहुत इच्छा थी पढ़ने की, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो पढ़ाई करने नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसकी जो इच्छा थी, जो उसकी होशियारी थी, उस होशियारी ने उसको स्कूल की तरफ पहुंचा दिया। चला आता आपण दुसरा बघूया। दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन करा। ठीक है, अब आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, कुछ शब्दों के आधार पे आपको पूरी कथा लेखन करनी है। आता बघूया आपण शब्द। दिलेले शब्द: चोर, बाजार, गांठ भेंट, करार, कपटीपना, मृत्यु। अब हमने ये शब्द पढ़े, इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये कहानी चोर पे है। ठीक है, चोर, बाजार, उसमें बाजार भी कहीं आएगा। गांठ भेंट मतलब मिलना, मतलब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। करार, करार का मतलब समझौता होना। कपटीपना मतलब धूर्तपना, आणि नंतर मृत्यु। मतलब आपको ऐसी कुछ कहानी बनानी है जिसमें चोर हो, बाजार हो, एक संधि भी हो, एक समझौता हो, और उनके बीच में क्या कपटीपना भी आपको डालना है कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों में कपटीपना हो गया, धूर्तपना हुआ और लास्ट में मृत्यु। चला आपण आता कथा बघूया। उत्तर: दादू नावाचा एक चोर होता। देखो अब चोर हमने पहले भी देख लिया कि चोर हमें स्टोरी में डालना है।
तो दादू नावाचा एक चोर होता. दादू नाम का एक चोर था. तो एकदा बाजारात गेला. बघा दुसरा शब्द आपला बाजार. तेथे त्याला आणखी एक चोर भेटला. गाठभेट. तिथे त्याला आणखी एक चोर भेटला. जब वो बाजार में गया तो उसे एक और चोर मिला. त्याचे नाव महादू. अब यहाँ पे एक हमने नाम दे दिया कि उसका नाम था महादू. दोघांनी करार केला. बघा आपला चौथा शब्द. दोघांनी करार केला. उन दोनों ने आपस में एक समझौता किया. एकत्र चोरी करायची. हम मिलकर चोरी करेंगे. मिळालेली संपत्ती वाटून घ्यायची. जो भी संपत्ति मिलेगी, जो भी मिलेगा, पैसा वगैरह मिलेगा तो उसको हम आपस में बांट लेंगे. एकदा ते एका मोठ्या दुकानात शिरले. एक बार वो दोनों चोर एक बहुत बड़े दुकान में गए. खूप मोठी चोरी केली. खूप संपत्ती मिळाली. दोघेही खुश झाले. बहुत बड़ी चोरी उन्होंने की. बहुत ज्यादा पैसे उन्हें मिले. दोनों बहुत खुश हुए. मग त्यांनी विचार केला दूर रानात जायचे. फिर उन्होंने विचार किया कि इतनी ज्यादा संपत्ति, इतनी ज्यादा हमारे पास पैसे हैं कि उसका बंटवारा कैसे किया जाए. तो उन्होंने विचार किया की दूर रानात जायचे. रान म्हणजे जंगल. तेथे पैसे वाटून घ्यायचे. वहां जाके हम पैसे आपस में बांट लेंगे. तेथे कोणी येणार नाही. क्योंकि वहां पर कोई नहीं आएगा, कोई हमें नहीं देख पाएगा. कोणाला काहीही करणार नाही और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा. सब काम हम लोग चुपचाप एकदम कर लेंगे. दादू महादू म्हणाला, मी रानात जातो. वडाच्या झाडाखाली थांबतो. तू दुसऱ्या वाटेने तेथे ये. ठीक है. अब दादू ने महादू से कहा कि मैं जंगल में जाता हूँ. ठीक है. वडाच्या झाडाखाली थांबतो. वडाच्या झाडा म्हणजे बरगद का झाड. वडाच्या झाडाखाली थांबतो. तू दूसऱ्या वाटेने तेथे ये और तुम दूसरे रास्ते से वहां पे आना. ठीक है. जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहां से मत आना. दूसरे रास्ते से आना ताकि किसी को पता ना चले. येताना जेवण आण और आते समय खाना ले आना. महादूच्या मनात वाईट विचार आला. अब महादू के मन में एक बुरी भावना आई. वाईट विचार म्हणजे बुरी भावना. त्याने जेवण घेतले. त्या जेवणात विष घातले. बघा उसने खाना लिया और उस खाने में उसने जहर मिला दिया. दादू जेवले मग मरून जाईल. सर्व पैसे आपल्याला मिळतील. अब उसने सोचा कि जैसे ही दादू इसको खाना खाएगा वो मर जाएगा और सर्व पैसे मुझे ही मिल जाएंगे. मतलब मुझे कोई बंटवारा नहीं करना पड़ेगा. दादू थोड्या वेळाने वडाच्या झाडाखाली आला और जो महादू था वो थोड़ी देर के बाद उस बरगद के वृक्ष के नीचे आया. देखा बघा अभी हमारा पांचवा शब्द था कपटीपणा. इथे आला आपण आपका कपटीपणा कि कैसे उससे उसके साथ धोखा करने की कोशिश की. बघा पुढच्या शरी दादू महादू म्हणाला चल विहिरावर जाऊ. अब दादू ने महादू से कहा चलो हम लोग कुएं के पास जाते हैं. हाथ पाय धो. वहां पर जाके हम लोग हाथ पैर धोएंगे. मग येऊ आणि जेवण करू. फिर हम आके खाना खाएंगे. दोघे विहिरीवर गेले. दोनों जो थे वो कुएं के पास गए. दादू गुपचुप महादूच्या मागे गेला और जो दादू था वो धीरे से महादू के पीछे चला गया. त्याने महादूला विहिरीत ढकलले और उसने पीछे से महादू को कुएं में ढकेल दिया. महादूला पोहता येत नव्हते. त्यामुळे पाण्यात बुडून महादू मरण पावला. बघा मरण पावणे एक वाक्य प्रचार आहे. मतलब मृत्यू होना. अब उसने क्या किया माधु ने माधु जब दादू जो था माधु के पीछे गया उसने धीरे से उसको कुएं में ढकेल दिया और माधु को तैरना नहीं आता था. इस कारण पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो गई. दादूला हर्षद झाला. अब दादू बहुत खुश हुआ. जो चाहिए था वो चीज उसे मिल गई. सगळी संपत्ती आपल्यास मिळणार. सारी संपत्ति मुझे ही मिल जाएगी. या आनंदात तो जेवला. इस खुशी में उसने फटाफट खाना खा लिया. पर त्यात विष होते. लेकिन इस खाने में क्या था जहर था.
आणि दादू मरण पावला और उसके बाद दादू की भी मृत्यु हो गई। मतलब पैसे किसी भी नहीं मिले। दोनों के अंदर इस प्रकार जो लालच आ गई और उस लालच की वजह से दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। तात्पर्य, अति लोभाचा अशा भीषण परिणाम झाला, संपत्ति कोणालाच मिळाली नाही। बहुत ज्यादा लालच करने का बहुत ही भीषण परिणाम हुआ और संपत्ति किसी को भी नहीं मिल पाई, दोनों ही मर गए। ठीक है, ही आपली कथा। नंतरच्या कथा बघूया। दिलेल्या शीर्षकाच्या आधारे कथा लेखन। अब आपको यहाँ पे एक शीर्षक दिया जाएगा, उस शीर्षक के आधार पे आपको कहानी करनी है। शीर्षक आहे, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। बच्चे के जो पैर हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत है, ये एक कहावत है, बच्चे के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। चला स्टोरी बघूया, कथा बघूया आपण। उत्तर, नदी खड़ाळत वाहत होती। एक बार नदी बहुत तेजी से बह रही थी। पाऊस बराच पडून गेल्याने नदीला भरपूर पाणी होते। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और इस कारण नदी में बहुत ज्यादा पानी था। नदीच्या काठावर एक झोपड़ी होती। नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। नदीच्या काठी एका बाईचे मूल खेळत होते। नदी के किनारे एक महिला थी, उसका बच्चा वहीं के किनारे पर खेल रहा था। त्याच्या हातात एक चेंडू होता। उसके हाथ में एक चेंडू, चेंडू म्हणजे बॉल, उसके हाथ में एक बॉल था। तो चेंडू त्याचा हातातून निसटला और खेलते खेलते वो बॉल जो था उसके हाथ से गिर गया, फिसल गया आणि नदीच्या पाण्यात पडला और जाके वो नदी के पानी में गिर गया। त्या चेंडूच्या मागे ते बाळ धावले। अब उस बॉल के पीछे वो बच्चा भागने लगा। नदीच्या पाण्याजवळ आले, पण तेवढ्यात त्याचा तोल गेला। ते पाण्यात पडले आणि प्रवाहाबरोबर वाहू लागले। जैसे ही नदी के पानी के पास पहुंचा, खेलते खेलते उसका बॉल गिरा। बॉल को पाने के चक्कर में उसने एकदम नदी के किनारे पहुंच गया, नदी के पानी के पास पहुंच गया और उसी समय त्याचा तोल गेला। उसका जो बैलेंस था, जो संतुलन था, वो बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया आणि प्रवाहाबरोबर वाहू लागले। उसका जो प्रवाह था नदी का, जैसे कि हमने देखा बहुत बारिश हुई थी और इस कारण नदी में बहुत ज्यादा प्रवाह था और उसी प्रवाह में वो बच्चा बहने लगा। तेवढ्यात त्या आईचे लक्ष गेले। अचानक उसकी माँ का ध्यान उधर गया कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तिने पाण्याबरोबर वाहणाऱ्या आपल्या बाळाला पाहिले और अचानक उसने अपने बच्चे को पानी में बहते हुए देखा। ती आरडा ओरडा करू लागली, जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से शोर करने लगी। धावा धावा, माझ्या बाळाला वाचवा। अब देखो यहाँ पे कैसे विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे हमने एक, हमारा पात्र जो था वो महिला थी, एक आई थी और उसका बच्चा खतरे में था, तो किस प्रकार उसने यहाँ पे संवाद दिया है। धावा धावा, माझ्या बाळाला वाचवा, मतलब भागो भागो, जल्दी से मेरे बच्चे को बचाओ। काठावरच्या झोपडीत एक 10 वर्षांचा मुलगा होता। उसी नदी के किनारे एक और झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक 10 से 12 वर्ष का बच्चा था। तो धावत त्या स्त्रीपाशी आला। जब उसने आवाज सुनी तो भाग भाग के वो उस महिला के पास आया। तिने नदीकडे बोट दाखवली और उसने नदी की तरफ ऐसे अपनी उंगली दिखाई। बोट म्हणजे उंगली, हम लोग हिंदी में उंगली कहते हैं, मराठी में बोट कहते हैं। पाण्याबरोबर वाहणारे बाळ त्याला दिसले। पानी के साथ बहता हुआ बच्चा उसे दिखाई दिया। त्याने पाण्यात उडी टाकली, बिना कुछ सोचे उसे तुरंत पानी में जंप लगा दिया। पोहत पोहत तो त्या बाळापर्यंत पहुंचला और तैरते तैरते उस बच्चे के पास वो पहुंच गया। त्याने बाळाला किनाऱ्यावर आणले, उसने बच्चे को किनारे पर लाया। त्या मातेला आपले बाळ मिळाले, उस महिला को अपना बच्चा मिल गया। मतलब वो 10 से 12 साल के बच्चे ने किस प्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल के उस बच्चे की रक्षा की। त्या बाईला अतिशय आनंद झाला। अब ये देख के जो महिला थी वो बहुत ज्यादा खुश हुई। तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले। अब देखो ये पण एक
इथे वाक्यप्रचार आहे अश्रू वाहणे. आनंदाश्रू वाहणे मतलब डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहणे म्हणजे काय? आंखों से आनंद के आंसू बहना, मतलब आंखों से खुशी के आंसू बहना. त्या धाडसी मुलाला तिने आशीर्वाद दिला. उस बहादूर बच्चे को उस महिला ने आशीर्वाद दिया. अब बघा, इथे एक संवाद आहे. तू मोठे तू पुढे मोठा माणूस होशील, तुम आगे चल के बहुत बड़े इंसान बनोगे. ठीक है, ऐसा उसने आशीर्वाद दिया. त्या मातेचा आशीर्वाद खरा ठरला और उस महिला का, उस माँ का जो आशीर्वाद था वो सही साबित हो गया. कोण होता तो मुलगा माहित आहे? आप लोग को पता है वो बच्चा कौन था? जॉर्ज वॉशिंग्टन, स्वतंत्र अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष. स्वतंत्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन. उन्हीं की घटना थी ये, उनके बचपन की घटना थी. तात्पर्य, बाळाचे पाय पाण्यात दिसतात. अब यही तात्पर्य भी हमारा था, यही शीर्षक भी हमारा था कि बच्चे के पैर जो है पालने में ही दिखाई दे जाते हैं. मतलब बच्चे में अगर कोई खूबी है, कोई खास क्वालिटी है बच्चे में, तो वो जो क्वालिटी है वो बचपन से ही दिखाई देने लगती है. अब इनके अंदर वो क्वालिटी थी दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना. और देखो आगे चल के वो बच्चा जॉर्ज वॉशिंगटन बन गए और स्वतंत्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपती बन गए. चला, नंतरची आपली कथा आहे. पुढील कथेची सुरुवात लिहा. आता ह्या कथेत आपल्याला सुरुवात दिली जाते. नातू आजारी पडला. त्याला खूप सॉरी, इथे आपल्याला शेवट दिला आहे आणि आपल्याला सुरुवात लिहायचं आहे. नातू आजारी पडला, त्याला खूप ताप आला होता. एक बच्चा था, पोता था, बीमार पड़ गया वो और उसे बहुत ज्यादा ताप आला होता. ताप म्हणजे बुखार. तेव्हा नामदेव त्या नात्याला पाहायला गेला. मतलब वो जो नामदेव नाम का जो व्यक्ति था उसे देखने गया. नातू अंतरुणातच होता. अंतरुण मतलब बेहोशी की अवस्था में था. तो झोपेत बडबडत होता और वो नींद में ही बडबडा रहा था. नामदेवाला वाईट वाटले. तो नातवाच्या गालावरून अंगावरून हात फिरवू लागला. नामदेव को ये देख के बहुत बुरा लगा. वो अपने पोते के गाल पे, उसके शरीर पे हाथ ऐसे फिराने लगे. तो प्यार से उसको हाथ से स्पर्श कर रहे थे. थोड्या वेळाने नातवाने डोळे उघडले. कुछ ही देर के बाद उस बच्चे ने आंखें खोली. त्याने आजोबांना पाहिले. त्याचा चेहरा आनंदाने फुलला. अपने सामने उसने अपने दादाजी को देखा और उसका चेहरा खुशी से फूल गया. मतलब खुशी, बहुत ज्यादा उसके चेहरे पे खुशी आ गई. आनंदाने चेहरा फुलणे, ये भी एक वाक्य प्रचार है. ठीक है. प्रेमाने हाका मारू लागला. प्रेम से उन्हें बुलाने लग गया. हे पण एक वाक्प्रचार आहे. प्रेमाने हाका मारणे, हे पण एक वाक्प्रचार आहे. आजोबा आजोबा, और प्यार से उसने अपने दादाजी को बुलाने लगा. आजोबा आजोबा. त्याने आजोबांचे हात पकडले. उसने जोर से अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया. घट्ट धरून ठेवले. बहुत कस के हाथ पकड़ा. तो म्हणाला, आता मी तुम्हाला सोडणार नहीं. अब देखो यहाँ पे एक बच्चे के द्वारा संवाद बोला जा रहा है. तो बच्चे के द्वारा किस प्रकार संवाद हमें लिखना है? आता मी तुम्हाला सोडणार नहीं. अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा. तुम्ही जाऊ नका. आप मुझे छोड़ के मत जाइए. माझ्या शाळेत या. आप मेरे स्कूल में आइए. आजोबांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. अब दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे. ते म्हणाले, बाळा, आता मी इथेच राहणार, कुठेही जाणार नाही. दादाजी ने क्या कहा? बेटा, अब मैं यहीं पे रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा. मुलगा बसून आनंदाने हे दृश्य पाहत होते. अब वो जो नामदेव थे, उनका जो बेटा था और उनकी जो बहू थी, सून म्हणजे बहू, आनंदाने हे दृश्य पाहत होते. खुशी से ये दृश्य देख रहे. हे आपला शेवट होता. आता आपल्याला कथेची सुरुवात लिहायची आहे. बघा, एका गावात एक वृद्ध राहत होता. एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था. त्याचे नाव नामदेव. उसका नाम था नामदेव. त्याचे त्याच्या मुलाशी पटत नव्हते. उसका अपने बेटे से
व्यवहार अच्छा नहीं था, मतलब पिता और बेटे का जो व्यवहार था, जो संबंध था वो अच्छा नहीं था। मुलाने आगे तक राहिले पाहिजे। उनका मानना क्या था कि बच्चों को हमेशा बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमेशा आज्ञाकारी रहना चाहिए, असे नामदेवाला वाटे, ऐसा उनका विचार था। मुलाला हे आवडत नव्हते और उनके बेटे को वो चीज पसंद नहीं थी। मतलब आज के जमाने में भी आप चाहोगे कि आपका बेटा पूरी तरह से आपकी आज्ञा के नीचे ही रहे, तो ये उसके बेटे को पसंद नहीं था। नामदेवाने मुलाचे लग्न केले, त्यांना वेगळे राहायला सांगितले। अब नामदेव ने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर दी, बेटे की शादी कर दी और उससे अलग रहने के लिए कह दिया। मुलाने व सुनेने नामदेवाला एकत्र राहण्याविषयी खूप विनंती केली। बेटे ने और बहू ने नामदेव को एक साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा विनती की, रिक्वेस्ट किया, विनंती करणे, हे पण हे वाक्यप्रचार आहे। खूप समजावून सांगितले पण नामदेव काबूल झाला नाही, लेकिन वो माना नहीं, नामदेव ने उनकी बात नहीं मानी। काही काळातच नामदेवला नातू झाला। कुछ समय के बाद नामदेव को एक पोता हुआ, त्याला आनंद झाला और ये सुनकर बहुत खुशी हुई उसे। पण मुलाचा राग येत होता ना, लेकिन उसके मन में तो बेटे के प्रति गुस्सा था, तो वो अपने पोते को भी देखने नहीं जा पा रहा था। तो केव्हा तरी नातवाला भेटायला जाईल, लेकिन दादा का दिल था, कभी-कभी अपने बेटे से पोते से मिलने के लिए चला जाता था। तेव्हा नातू आनंदित होई और ये देख के उसका बेटा पोता जो था बहुत खुश होता था। त्याच्या बरोबर खेळे, नामदेव घरी आला की नातवाची आठवण येई पण मुलावर राग होता। उसके पास जाते थे, उसके साथ खेलते थे, उन्हें बहुत खुशी होती थी नामदेव को। और घर आते थे तो फिर से पोते की याद आती थी उन्हें, लेकिन अपने बेटे के प्रति उनका गुस्सा था। इकडे नातू आजोबांची आठवण काढली और यहाँ पे जो पोता था वो भी दादाजी की याद में एकदम बेचैन हो जाता था। तो आईला विचारायचा, सगळ्यांचे आजोबा शाळेत येतात, माझे का येत नाही? अब बच्चे ने पूछा कि सबके दादाजी स्कूल में आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते? एकदा तो शाळेतून रडतच आला। एक बार अपने स्कूल से वो रोते रोते घर पे आया। शाळेत आजी आजोबा दिन होता। स्कूल में क्या था? आजी आजोबा दिन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे। उस दिन स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था। माझे आजोबा शाळेत आलेच पाहिजे, मेरे दादाजी स्कूल में आने ही चाहिए, तो म्हणत होता आणि तो रडत रडत झोपला और वो बोलते बोलते वो सो गया। त्याला बरे वाटत नव्हते और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जैसा कि हमने कहानी देखा था, उसकी जो शेवट हमें दिया गया था उसमें हमने देखा था कि नातू जो था वो आजारी पडला। ठीक है, तर हे आपण बघितले। हमने यहाँ पर अभी जो देखी 4 प्रकार की कहानियाँ देख ली हमने कि किस प्रकार से 4 तरह से आपको कहानियाँ आ सकती है परीक्षा में। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बच्चे आप लोग कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कथा लेखन का जो हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, उसका एक पार्ट अभी बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और आप आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ चीजें जो आपको रह गई होंगी शायद वो आपको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में कंप्लीट कर देंगे। एक हमारा पॉइंट रह गया है। ओके।